नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए अनीता रश्मि जी की लिखी कहानी कितना कठिन। नैना ने दीवार घड़ी की ओर देखा। अरे 6:50, आज इतनी देर से नींद खुली। झटपट रसोई जाकर सस्पेन चढ़ाया। जॉर्ज और फ्लोरिडा 7 दिन से शिमला में है। उन्होंने कहा है डेली 6-5 में हमको ब्लैक टी देना। उसने ट्रे पर 4 डाइजेस्टिव बिस्किट रखे, 2 कपों में चाय ढाली। ट्रे उठाकर चल दी कमरा नंबर 5 की ओर। अभी 2 कमरे खाली थे, 3 भरे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सॉरी। गुड मॉर्निंग, नो प्रॉब्लम। उन्होंने मुस्कुराकर कप प्लेटें उठा ली। टी का एंजॉय अंडर द मजनू ट्री। वे अक्सर हंसते। क्या नेम बताया? मजनू ट्री। हा हा हा। मजनू नामक पेड़ के नीचे घास पर बैठकर वे चोटियों से ऊपर बढ़ते, आकाश में बहुरूपीय बनते बादलों में खो गए। पीठ पर बैग थामे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से पर्यटक आते हैं। कभी यहीं से कश्मीर, कभी कश्मीर की सैर के बाद यहाँ पहुँचते। नैना के हाथों का खाना और देखभाल उन्हें भाता। नैना शिमला से दूर एक छोटे से गांव में किशोरपन में ब्याह कर आई थी। घर बड़ा था, छत कबेलू पत्थर के स्लेटी टाइल्स की थी। पति कृष्ण जामवाल ने पूछा था, पसंद आया घर? हाँ जी। मायके की सुबास है, वहां भी ऐसा ही है। तेरा नाम किसने? देवी नैना के नाम पर माँ ने रखा था। लंबी नैना की दुबली पतली काया देखकर सब लोग कहते, तेज हवा में उड़ जाएगी। नैना पतली टांगी जमीन पर रोककर तन जाती। इतने सुकुमार नहीं हैं हम। अपने श्रम से सिद्ध भी कर दिया। सास बहुत कर्मठ, उसे साथ लकड़ियां बीनने ले जाती थी। दोनों तेज हथियार से लकड़ियां काटती, सर पर ढोकर ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते से आती थी। नैना की कमसिन सुतवा नाक, कपोल लाल हो जाते। फिर उसने बकरियों भेड़ों खेत की जिम्मेदारी भी ओढ़ ली। भारी किल्टा पीट कर लाद कर दोनों जब लौटती, सास की झुकी कमर से नैना ही किल्टा उतारती थी। वे लकड़ी चूल्हे पर खाना पकाती थी। धुएं से घर भर जाता। जब आग लहकती, धुआं छत खिड़की से भाग निकलता। दोनों त्योहारों में पारंपरिक गहने पहनकर महानाट्य नृत्य करती, सम्मानित होती। गांव के रास्ते बार बार बदले। तब हर गांव के लिए कच्ची सड़कें भी नहीं थीं। जंगली घनेपन, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से रिझ जाना होता था। 20 वर्ष पहले कृष्ण जामवाल ने गांव के घर, सेब बगान आदि बेचकर शिमला में बसने की ठान ली थी। उन्हें गांव की संकरी गलियां, मकानों की दीवारें, बर्फ से बचने के लिए बनी तिरछी त्रिभुजाकार छतें अखरती। मिट्टी की सुगंध भी। शुरू से सभी फैसले परिवार मिलकर लेता था। इस फैसले से पिता नाराज। मिट्टी से तुम्हारा संबंध छूटने लगा है। बिजनेस प्रभावित हो रहा है, इसलिए जा रहा हूं, आप दोनों भी चलें। मिट्टी का सोंधापन हम नहीं छोड़ेंगे, यहीं रहेंगे कृष्ण। कृष्ण की मां बोली थी, परिश्रम से भाग रहे हो, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नैना की मनुहार भी सास ने नहीं मानी। किसी की जरूरत नहीं, जाओ तुम लोग। पहले माटी सीमेंट की नहीं, रिश्ते की मजबूत दीवारें थीं। कृष्ण खिन्न होकर मां के पास से उठ गए थे। कृष्ण सेब आड़ू बगान, खेत के हिस्से बेचकर सब परिवार शिमला में जम गए थे। अब माल रोड उतनी दूर नहीं लगता, ऊपर से पक्की सड़क। लिफ्ट से निकलकर रिज में अपनी दुकान की ओर बढ़ते हुए नैना कृष्ण से कहती, वह सूट पुलोवर, मफलर, कैप्री, शॉल, किन्नौरी टोपी लेकर मॉल रोड का चक्कर काटती। कभी गेयटी थिएटर, कभी चर्च के सामने बार्गेनिंग करने वालों से, कभी यमराज हनुमान बने बहुरूपियों में व्यस्त पर्यटकों से उलझती। मेम साहब, यह सूट आप पर खूब भवेगा। यह हनुमान ड्रेस आपके बच्चे के लिए। धीरे धीरे वहां भटकने की बजाय दुकान पर बैठने लगी। गैस का कनेक्शन लिया तो गोल चिबुक, चौड़े माथे वाली नैना का उत्साह दूना। अब न धुआं न काली, न ही नाकाख लाल। बड़ा बेटा राम जामवाल भी खुश। पापा, कहीं जमीन देखो।
देख रहा हूँ, जल्दी हमारा अपना घर होगा। हाँ, कितने दिन किराए के मकान में रहेंगे? गांव में ससुर, सास संग छोटा देवर। समय कुसमय या पर्व त्योहारों पर वे लोग सपरिवार गांव जाते। सास के गुजरते ही नैना के ससुर ने साधु बन सुदूर ऊंची चोटी पर मंदिर में रहने की ठानी। मुझे मोह माया से छुट्टी दो, तुम लोग संभालो। बारंबार मनाने पर भी नहीं लौटे। लोग बाग ने बहुतेरी कोशिशें की। अरे ये क्या महाराज, बच्चों संग रहो। वे नहीं माने। नहीं महाराज, अब बस भगवान भजन। हिमालय की अनेक चोटियों से निकलकर ऋषि वशिष्ठ, भृगु, व्यास, कश्यप सब सामने खड़े होकर बुला रहे हैं, ऐसा लग रहा था उन्हें। सीजन में पर्यटकों की भीड़ देखकर किराए पर फूल बूट, जैकेट, फरदार कोट देने वालों सहित सारे दुकानदारों की बाछें खिल उठीं। उत्साह से भर गई नैना भी। इस बार कमाई अच्छी है जी। अभी और होगी, दूर दूर से टूरिस्ट आए हैं। पर्यटक तस्वीरें खींच खींच कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर पोस्ट करते रहते। पहाड़ों पर जड़ते जा रहे रंग बिरंगे घर उन्हें नगीने लगते। कृष्ण कहते, कठोर जीवन देखने की शक्ति इनकी आंखों में नहीं है। हाँ पापा, ये इमारतों की खूबसूरती में खोए हैं। बढ़ती चौड़ी सड़कों पर ड्राइव कर इतराते हैं, इन्हें पता कहाँ। जब भी पर्यटक मोलभाव करते, कृष्ण समझाते, प्राइस सामान का लगाया, मेहनत का लगाया ही नहीं सर जी। मैडम, लागत तो निकले ना, मेहनत की छोड़ दी है। 500 का पोंचो 400 में लो, किसी को बताना नहीं। बर्फबारी में जीना बहुत कठिन है जी, सीजन में ग्राहक का ही आसरा। याक की खाल का ब्लैंकेट है, गर्मी में इधर से ओढ़ने पर ठंडा, सर्दी में दूसरी तरफ से ओढ़ने पर गर्म। मत लेना, देखने के पैसे थोड़े न लगते हैं। पश्मीना आप जैसों के लिए क्या महंगा। किन्नौर की चटक टोपियां भी लो ना। अनेक पर्यटक खरीद कर पूरे समय पहने रहते। कृष्ण जामवाल भी किन्नौरी टोपीधारी। व्यापारिक बुद्धि के धनी कृष्ण ने व्यापार को और बढ़ा लिया था। पिता की बातें गांठ बांधे रखते। रामव्यास नदी में टूरिस्टों को रिवर राफ्टिंग कराता। प्रशिक्षित तैराक नाव लेकर खड़े रहते। वे पर्यटकों को लाइफ जैकेट, कैप पहनाकर नाव में बिठाते। फिर वे पाशा के हरिताभ धार में उतर जाते। छिपी चट्टानों से बचते हुए तेज गति से नाव आगे बढ़ती। पर्यटक खिलखिलाते हुए राफ्टिंग का मजा लेते। बीच चट्टानों से टकराते, उछलते वोट से झुककर हिम शीतल जल उछालकर जिद मचा देते। ना, अभी नहीं लौटना, प्लीज थोड़ा और। नाव दूर तट पर लगती। राम उनसे अब पैसे वसूलता। उसने 3 नावें खरीद ली थी। छोटा लखन ड्राइवर है। इन दिनों लखन का इनोवा बुक रहता है। लखन यात्रियों को घोड़े पर ऊपर कुफरी ले जाता था, फिर घोड़ा बेचकर टूरिस्ट एजेंसी ज्वाइन कर ली। रात ढले तीनों एक साथ भोजन करते, तब दिन भर के अनुभव बांटते। कृष्ण राम लुग्गड़ पीते। बाकी दिनों वे सब सेब प्लम बगान में काम करते। खेत से धान, आलू, मक्के, भिंडी मिल जाती। दिन भर खेत खलिहान समेटते, सांझ हो जाती। नैना किल्टा में घास, अनाज, सब्जी, फल वगैरह लेकर लौटती। पूरा हिमाचल पीठ पर बांस से बने भारी किल्टा संग ऊंची नीची पहाड़ी रास्तों पर आवाजाही में व्यस्त। किल्टा जैसे जीवन और संस्कृति का हिस्सा। परतदार खेतों में जब फसलें लहलहाने लगती, वे संतुष्ट। चलो, इस बार फसल अच्छी है। प्रायः पर्यटक देर रात ही आते। रात विरात आने वाले की फरमाइश पर नैना पूरा खाना बनाती। सुबह नाश्ता, रात का खाना परोसने में राम की अहम भूमिका रहती। दिन में जरूरत न पड़ती। सोने से पूर्व नैना तश्तरियों, कटोरियों, ग्लासों को धो पोंछ कर सजाती। राम मदद करता। पापा, होम स्टे के लिए कमरे कम हैं, आगे की सोचो। उस जमीन का क्या हुआ? उसमें होटल बनाना ठीक नहीं। जमीन बहुत ऊंची चोटी पर थी। गंजिन इलाके में 5 बिल्डिंगों के ऊपर बुरांश के पेड़ों से घिरी। चारों ओर 4 मंजिला होटल और 2 मंजिला सीमेंटेड मकान थे। रास्ते संकरे। कबेलू की तिरछी छतों वाले घर मृतप्राय। क्यों? वैसी संकरी जगह पर 4 तले का होटल बनाना उचित नहीं। वह पापा माँ को समझाता रहा। सब ने देवदार और दूसरे पेड़ काट डाले हैं। मैंने व्यास के पास जमीन देखी है। क्या खासियत है? खुली जगह है, नदी के पास होने से टूरिस्ट ज्यादा आएंगे।
जैसा उचित लगे करो, पर ज़्यादा लोन का चक्कर सही नहीं। ठीक, पहले घर बन जाए, बाद में होटल की सोचेंगे। राम व्यास के पास घर बनवाने लगा था। एक रात बदकही के समय राम ने बताया, कई होटल सर उठा रहे हैं, अगल बगल पिल्लर ही पिल्लर। साल भर में ही 2 मंजिले घर के बाहर पीतल की पट्टिका लग गई, नैना होम। आजू बाजू में ऊंचे भव्य होटल सरतान कर खड़े हो गए। टूरिस्टों की अंधाधुंध भीड़ ने होटलों की जाल बिछा दी। कोने अंतरों में भी पहाड़, देवदार, आडू काट काट कर कई मंजिला होटल आबाद हो गए। छोटे ढाबे से शुरू भोजनालय बड़े होटलों का जामा पहनकर ऑनलाइन बुक होते। गर्मियों के लिए होटलों की बुकिंग सर्दियों से पहले ही होती। बेचारे पहाड़ तड़पते। दुर्दशा देखकर राम को दादा याद आते। शिमला केवल 25,000 लोगों के लिए बसाया गया था। हालत चिंताजनक है, शिमला अधिक भार नहीं ढो पाएगा। चिंतित राम सभी से कहता, शिमला मनाली मंडी भी केदारनाथ न बन जाए, संभालो महाराज। एकाएक चुप, कहीं शाप न समझ लें। सीजन में तेजी से बढ़ी कमाई में मस्त है, बर्फीले दिन की जुगाड़ में व्यस्त। राम जामवाल ने एक कविता लिखी। हमेशा लिखता है, छपने नहीं भेजता, बस डायरी के पन्नों पर उगाती जब तब कविताएं, आज भी उगी। पहाड़ ने हौले से ली सिसकी, मिल गई उसमें और कई सिसकियां। नैना से कहता, प्रायः हर घर में होम स्टे का चलन बढ़ता जा रहा है। क्या करे कोई, टूरिस्ट हमारी जान है बेटा। कुछ दिनों से नैना की बेटी सोना भी साथ है। दामाद लाम पर जाते समय पहुंचा गया। अकेली क्या करेगी, मैं चिंता में रहूंगा बहन। ठीक है ना, घबराना नहीं, मैं कंस मामा नहीं बनूंगा। राम ने हंसकर सोना का हाथ थाम लिया था। सोना मनाली के हिडिंबा मंदिर के पास रहती थी। राक्षसी हिडिंबा की निवास स्थली में पैगोड़ा शैली के गुफा मंदिर के चारों ओर कई 100 साल देवदार खड़े थे। पांडु पुत्र भीम ने राक्षसी पत्नी हिडिंबा के साथ यहीं जंगलों में रमण किया था। ऊंचे ऊंचे देवदार वृक्षों के नीचे चट्टानों के पास खरगोश लेकर उसकी सास टूरिस्टों के पीछे पड़ जाती। इसे लेकर फोटो खींचना जी, जितना चाहो खेलो, ज्यादा पैसे थोड़े न लगेंगे। सास पर्यटकों के कंधे या सर पर खरगोश रख देती। ससुर याक की सवारी कराकर पैसे कमाते। अनेक काम कर उन्होंने बेटे को पढ़ाया था। इंटर करते ही बेटे की शादी करा दी थी। नैना चिंतित, दीदी जीजा खुश हैं, तुम चिंता मत करो माँ, जीजा को नौकरी जरूर लगेगी। दोनों भाई समझाते थे। दामाद की सेना में नौकरी लगते ही नैना सहित परिवार निश्चिंत। राम शांत प्रकृति का, लेकिन पड़ोसी वृंद नेगी से झगड़े चलते रहते। आज भी हुआ तो नैना ने टोका, दूसरे के कारण तू अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ता है? वह मुझे देखकर थूकता है, चुप रहूं? ओह फिर भी, और जो हमारी नाली में प्लास्टिक डालता है, मैं साफ कर देती हूं ना, उसने तुझे मारने की धमकी दी है, डर लगता है। नैना ने किचन साफ करते हुए बातों का रुख पलट दिया। बहू आ जाए, मेरी दिन रात की खिचखिच कम हो। एंगेजमेंट हो गई, जब चाहे ब्याह करा दे। उसके सामने माथे पर चांदी का बड़ा चक, गले में चंद्रहार, कलाई में टोके, पाँव में पैरी पहने हुए, पट्टू और थिम्पूधारी खूबसूरत पत्नी सुहानी डोलने लगी। आजकल रंग बिरंगे नकली गहनों की धज है, तो नकली गहनों से सजी भी। तेरे पापा से बात करती हूँ, लखन भी आ जाए जरा। रसोई से फुर्सत पाकर राम वीडियो कॉल में व्यस्त। शर्माती भावी दुल्हन का चेहरा देखने, बदकही करने के बाद ही उसको नींद आती। सुहानी के लाल पड़ते गालों, अटक अटक कर बोलने के अंदाज, शर्म से झुकी आंखों का जादू बहुत गहरा था। वह कजरारी आंखों को उसकी जिद पर उठाकर हौले से नमस्ते करती। राम खिल उठता। रात भर सपने में रहता। उसे सुहानी सबसे महंगी, अपनी पसंदीदा सब्जी मशरूम गुच्ची बनाती नजर आती और उसका मन भाव विभोर। 5 महीने की गर्भवती सोना के लिए वह आज मिठाई लेकर आया। सोना भी मंदिर जाने के लिए माथे पर चेरी मांग टीका की तरह गहना चंद्रहार पहने बैठी थी। दीदी चलो प्रसाद चढ़ाकर आते हैं। पैदल चल पड़े वे। राह ऊबड़ खाबड़ थी, कहीं नैना सहारा देती, कहीं राम। लौटते ही देखा, घर के पास पहाड़ पर थोड़ा भूसंकलन हुआ है। पाए में दरार की पतली लकीर देखकर सोना घबरा उठी। हिडिंबा माई रक्षा करो। पास के होटलों में भी दरारें पड़ गई।
दरार विहीन घर भी भयभीत। इस बार सावन कहर बनकर टूटा है, कहीं सूखे का कहर, कहीं बाढ़ का। पहाड़ों पर आफत आ गई है। नैना ने राम को देखा। हाँ माँ, जोशीमठ तो ट्रेलर था। आशंकित नैना। इसलिए कहते थे व्यास के पास घर न बनाओ। घर को कितने प्रेम से हमने स्टे होम में बदला था। हमें भी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए पापा। रात सोना ने बात उठाई। हाँ पापा, शिमला मंडी और पूरे हिमाचल प्रदेश की बर्बादी हो रही है। नदियों का पानी सब लील रहा है। नैना ने पूछा, बिजली पानी दूध सब बंद, क्या करना है जी? माँ ठीक कह रही हैं। क्या करना है पापा? कल भर देख लो, आज सैलाब नहीं आएगा राम। आ गया तो सब छोड़कर जाना आसान है? कृष्ण नैना अगले दिन दुकान गए। नैना दोपहर को लौटी। आते ही कहा, हवा हड्डियां छेद डाल रही हैं। राम भी आ चुका था। उफनती व्यास में नाव नहीं उतारी जा सकती थी। माँ फुफकारती नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं। उसकी आवाज में चिंता। शाख शाख बिखर बिखर रहा। काले बादल पहाड़ों पर छाकर दिल दहला रहे हैं। हिमालय गुहार लगा रहा है। तीनों के मुंह से प्रार्थना फूट पड़ी। शाम को ही कृष्ण भी आ गए। रात तक लखन लौटा तो सामान बांधने में मदद करने लगा। आधी रात को काले गरजते बादलों ने अपना विकराल रूप दिखला दिया। पहले चांद को ढका, फिर फट पड़े धारसार बारिश। व्यास नागिन बन गई। देवदार, प्लम, आडू, बुरांश घरों पर गिर पड़े। सब धराशायी। सैलाब रिहायशी इलाकों, खेतों, होटलों को बहा ले गया। राम बहते हुए मैदान के एक किनारे जा लगा। थोड़ा स्थिर होते ही उसने वृंद को भी बहते देखा। झट हाथ बढ़ा दिया। दो अपना हाथ महाराज। ओ महाराज। सलेटी मलबे में लिथड़े देवदार की डाल से लिपटे वृंद को बाहर खींचते वक्त भूल गया दुश्मनी। सोना लखन सामने से गायब हो गए। पापा की झलक भी नहीं मिली। शव के दबे होने की खबर मिलती। राम पागलों की तरह भागता। शायद पापा, शायद दीदी, शायद लखन, शायद जॉर्ज फ्लोरिडा। मलबे से निकाली गई लाशों में पापा थे, छत विछत। दीदी लखन थे, माँ नहीं थी। उसने अपनी रुलाई गटक ली। बावला हो गया। कई देह उलट दी। किसी के हाथ पांव मुड़े, किसी की गर्दन उल्टी, किसी की छाती मलबे में धंसी, किसी के पैरों पर भारी देवदार चिथड़े। किसी को ऐसी मौत न देना नैना देवी। वह नैना को ढूंढता रहा। नीला पट्टू देखते ही दौड़ पड़ा। माँ ही थी। शौक से रोपे गए धराशायी, मजनू पेड़ से लिपटी हुई। दोनों को राहत शिविर में टिकना पड़ा। सबके चेहरे सूखे, हताश, दर्द से भरे। सब कर्मठ, मेहनत की रोटी खाने वाले। थोड़ा आश्वस्त होते कि तबाही भरी खबरें विचलन बढ़ा देती। बड़ा प्रश्न चिन्ह मुहबाए खड़ा। जड़ों ने मिट्टी, मिट्टी ने जड़ों को छोड़ दिया। हिमाचल बचेगा? सब बिखर कर पानी के साथ धो लिए। अब विकास की रपटीली जमीन पर कई इलाके तबाह। अब फैलता गया, बहुत बड़ा हो गया। राम बताता। सलाहें मानकर सुरक्षित स्थानों पर जाने वाले बच गए सर जी, बस माल की हानि। हम बहुत हाथ पांव मारे नहीं बचा पाए, जान माल दोनों से गए। नाना जी, बस माँ और कोई नहीं। गांव का भी नामो निशान नहीं बचा। हाथ से फिसलती लकीरें। पानी की लकीरों पे सर पीटते लोग बचे वहां। लोग आकर हिम्मत बधाते। वह चीखता। असली कारण है बेतरतीब कंस्ट्रक्शन, पेड़ों की बलि। देवभूमि को छलनी कर दिया लालच ने। हम नदियों की भी कीमत नहीं पहचानते। व्यास, गंगा, यमुना सब कराहती हैं। दाव लगते ही गुस्से से उफन पड़ती हैं। मैं कहता रहा, किसी के कान पर जूं न रेंगी महाराज। सीजन के बल पर ही जिंदगी चलती है ना महाराज। जिंदगी गई भी तो। 20 दिन कैंप में बीत गए। नैना की आंखें भर भर आती। हर वक्त जैसे सैलाब प्रति छाया। उसके चेहरे की घनीभूत वैराग्य छाया राम को डराती। तकलीफ देह था हाथ फैलाना। हाथ लेकर, थाल लेकर लाइन में लगता। मन में उठती मरोड़। भोजन के लिए हाथ पसारते ही विचलित। राम की आंखों में वह मंजर। उसने फ्लोरिडा जॉर्ज को एक एक हाथ से थामना चाहा था। उसके पांव चट्टान में फंसे थे। खाली हाथों को फैलाया था। खाली ही रह गए थे। उसी दिन नैना ने कहा था, कल जॉर्ज फ्लोरिडा वापस जाएंगे। वे चर्च गए हैं। उन्हें लिंग चाय शॉल दे देना। पहाड़ी स्पीति का लिंग चाय उन्हें पसंद है।
और कहवा भी ले जा, गिफ्ट करना। नैना को जॉर्ज और फ्लोरिडा के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हुई। तीनों की बॉन्डिंग राम ने देखी है। सोना की आखिरी अरदास याद आई, रक्षा करो हिडिंबा माँ, माता रानी, हे धौला देवी। आंखों पर बाह की ओट डालकर दरी पर लेटते ही कोलाज, धारसार बारिश, सलेटी विपाशा का तांडव, बहते लोग, मवेशी, बिखरे ईंटें, छतों दीवारों के टुकड़े, गंदे कपड़े, पेड़। उसके भीतरी दर्द से कविता ने फिर जन्म लिया। जिंदगी यूं ही नहीं मिलती, पाने के लिए खोना पड़ता है कुछ। जिंदगी यूं ही चली जाती है, खोने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता। नैना भी बेचैनी से करवटें बदल रही थी। अचानक बोली, बाढ़ सबके भीतर भी है। उसकी उसास स्पष्ट, यह प्रकृति का बदला है। उसकी आंखों में भी विपाशा का रौद्र रूप राम नैना के पैरों से जा लगा। परलय है परलय, सब बर्बाद कर देगा। नहीं माँ, सब संतुलित करने आया है। शिव का तांडव है बेटा, इस बार वे दक्ष पे नहीं, हम लोगों पर गुस्सा निकाल रहे हैं। उनके कंधे पर सती नहीं, पहाड़ है। राम की कल्पना में सुहानी के सुकोमल गात, आरक्त कपोल, सलेटी कीचड़, माटी दलदल में धसे नजर आने लगे। सुहानी सुहानी फोन नहीं उठाती है। कहीं एक दिन मोबाइल का रिंगटोन बजा। राम ने सांस लिए बिना पूछा, कैसी है तू? तेरे घर के लोग, खेत, मवेशी? मैं ठीक हूं। एक सिसकी, घर के सब चंगे, सब बच गए, बाकी सब खत्म। उतावली आवाज, और आप सब कैसे? माँ के अलावा कुछ न बचा जी, दीदी की आज ही डिलीवरी डेट थी। ओह। सिसकी गहराई, एक बात पूछनी थी। राम दबी आवाज में पूछने लगा। हाँ जी, पूछो ना। सुहानी की आवाज का कंपन स्पष्ट, मेरा सब लुट चुका है, क्या ऐसे में भी तू? हाँ हाँ एकदम, तुम्हारे संघर्ष में मैं भी साथ हूं जी। क्या महाराज? आदतन राम के मुंह से निकल गया। एक से भले दो। उसे लगा माँ को बहू की सलामती और रजामंदी की खबर खुशी देगी। जीवन धीरे धीरे पटरी पर। नैना भी प्रकृतिस्थ हो चली। राम ने माँ का हाथ पकड़ा, उतावलेपन से बोला, चलो माँ, कहीं दूर चले। कहाँ? कहाँ जाएगा? जहाँ पहाड़ों से उठते विध्वंस की धूल न हो। नैना के चेहरे की सलवटें गहरा गईं। नहीं, हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पहाड़ को तू छोड़ पाएगा राम, कि पहाड़ तुझे छोड़ेगा? नैना के चेहरे पर अजीब से भाव आए, जिसे राम नहीं पहचानता था। राम ने मुंह पहाड़ के मलबों की ओर मोड़ लिया। नैना को देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका वह। फिर उसने सुना, यहाँ तुम्हारे पापा लखन सोना है, और मेरा नाती भी। वहाँ क्या है? नैना ने हौले से हाथ छुड़ाया। पहाड़ सी सिसकी उभरी। हम अपनी देवभूमि छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भागना समाधान नहीं। फिनिक्स पक्षी फड़फड़ाया। 1 महीने बाद नैना राम अपने बगान में पहुंचे। वृद्ध गनी भी साथ। हतप्रभ खड़े रह गए तीनों। इतनी बर्बादी, हाय। आह निकल गई राम के मुंह से। नैना की बेहद चिंतित आवाज, संभलने में न जाने कितने दिन लगेंगे। हम। एकाएक वृंद भरभरा कर बैठ गया। उसने सर थाम कर हताश बैठ गए वृंद की ओर देखा। सब कुछ और सारे परिजन को खो चुके वृंद को देखकर उसे अपना दर्द कम महसूस हुआ। वह थैले से पानी का बोतल निकालकर वृंद को पकड़ाया। हलक तर कर ले, आराम आ जाएगा। इतनी जल्दी हार नहीं मानते वृंद। वृंद ने गटागट पानी गले के नीचे उतारा तो सच में राहत का एहसास हुआ। नैना राम की ओर मुड़ी। राम, पहले वृंद का सेब बाग संभालना है, जल्दी चलो। महाराज चलो, पहले तेरा ही। राम ने वृंद की हथेली थाम कदम आगे बढ़ाया। वृंद का बाग ठीक उसकी ऊपर वाली चोटी पर था। तीनों धड़ाधड़ सीढ़ियां लांघते हुए ऊपर जा पहुंचे। वहां भी तबाही का मंजर। दोपहर तक सफाई करने के बाद तीनों गड्ढे खोदने लगे। सेब, प्लम, आड़ू, केले, ताजे पौधे आज ही सरकारी कर्मचारी ने बांटे थे। युद्ध, भूखमरी, बीमारी, वैमनस्य से जूझ रही दुनिया में अत्यधिक खूबसूरत देवभूमि के वाशिंदे नैना व राम का मन नए संघर्ष की तैयारी में जुट गया। हम नहीं लिखेंगे तो कौन? एक दिन सोचा राम ने, और एक आवेदन पत्र लिखने बैठ गया। जीवन से बड़ा कुछ नहीं। जीवन बचाने के लिए पहाड़ों को बचाएं,
पहाड़ों का सीना छलनी होने से बचाएं। सबसे ज़रूरी बात, एक बार में सीमित पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन हो। अंधाधुंध भीड़ से बचाएं पूरे हिमालय को। उसने सबसे हस्ताक्षर करवाकर संबंधित विभाग को पोस्ट कर दिया। आंसुओं के गोल फैले धब्बों की फरियाद भी वहां जा पहुंची। अभी आप सुन रहे थे अनीता रश्मि जी की लिखी कहानी कितना कठिन।